नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है सूर्य का धनु राशि में परिवर्तन। तो इसका क्या प्रभाव सभी लग्नों पर होगा, किन के लिए बहुत अच्छा होगा या किन के लिए खराब होगा, ये तो चर्चा भी करेंगे ही। पहले सूर्य के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं। हर महीने ये अपनी राशि बदलते हैं और इसको संक्रांति कहते हैं। जिस भी वो भाव में जाते हैं, जैसे अभी धनु में जाएंगे तो धनु संक्रांति, मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति, इस तरीके से ये 12 संक्रांति या 12 बार सूर्य अपनी राशि साल भर में बदलते हैं। हर महीने होने वाली घटनाएं हमेशा से होती चली आ रही है। मतलब ये कोई विशेष है, एकदम फिक्स है, एग्जैक्ट टाइम पर ही होना है, एग्जैक्ट डेट पर होना है, लेकिन अपडेट करना आपको ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बल में उन्हें सबसे अधिक बल प्राप्त है। वो किसी भी ग्रह को अस्त कर सकते हैं, उन्हें कोई अस्त नहीं कर सकता। ठीक, सिर्फ राहु उनके जब बहुत नजदीक आता है तो उन पर अपने छाया से ग्रहण दोष लगाता है। अन्यथा, क्योंकि राहु जो है एक पिंड नहीं है, छाया ग्रह है, इसलिए वो अस्त नहीं होता, उल्टा सूर्य पर ग्रहण दोष लगा देता है। कोई भी ग्रह उन्हें कमजोर नहीं करता है। ग्रहों के राजा हैं, संसद के हिसाब से, ग्रह संसद के हिसाब से उन्हें राजा की उपाधि उपलब्ध है। और 3 भावों के ये कारक हैं। कारक का अर्थ होता है कि वो उस घर के से संबंधित मुद्दों को संभालने वाले मुख्य स्टार हैं। जैसे शुक्र कारक होता है 7वें घर का, यानी वैवाहिक जीवन के सुख को देखने के लिए। तो सूर्य कहाँ के कारक है? पहले 9वें और 10वें घर के। पहला घर मोटे तौर पर हमारे पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, 9वां हमारे भाग्य और पिता को, और 10वां हमारे राज्य शासन, पिता से मिलने वाले सुख, हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा, इन सभी चीजों का वो कारक है। तो एक और तरीका भी होता है कुंडली को पढ़ने का, वो ये रहता है कि सिर्फ कारक से भी हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति कैसी होगी। जैसे अगर सूर्य बहुत बलवान है किसी की कुंडली में, तो उसकी पर्सनैलिटी पहले भाव के कारक के हिसाब से, उसका भाग्य, पिता से उसका सुख 9वें भाव के हिसाब से, और उसकी जीवन स्तर की ऊंचाइयां, सरकारी नौकरी, उसका रुतबा, उसके सरकार में ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंच 10वें भाव से आ जाती है। तो हमने क्या चीज समझी कि सूर्य अगर बलवान है तो वो आपको बहुत लाभ दे सकता है आपकी जन्म कुंडली में। सूर्य अगर कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में तो ये इन्हीं सब चीजों को नेगेटिव करता है, आपकी पर्सनैलिटी को खराब करता है, आपके भाग्य को कमजोर करता है, आपके पिता से तालमेल को थोड़ा खराब करता है, जीवन स्तर को कम कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा जाता है। अब आपकी अपनी कुंडली में सूर्य कैसा है, इस संबंध में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो पहले बना के अपलोड कर चुका हूं, जो लगभग ये अंदाजा दे देता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देखिएगा। तो 10वें भाव में दिग्बली भी होता है, ये भी एक विशेष जानकारी थी। शुरू करते हैं। हर एक लग्न पर गोचर में धनु राशि में जाने पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न, मेष लग्न की स्थिति है कि सूर्य लग्न के स्वामी भी हैं और 9वें घर में बैठे हैं। 9वें घर में वो कारक भी हैं, मित्र हैं, अच्छी स्थिति में हैं, शुभ हैं, और अपने भाव यानी सिंह राशि से, अपनी राशि से 5वें घर में बैठते हैं, यानी त्रिकोण में। ये भी एक प्लस पॉइंट है। कोई भी ग्रह कैसे असर करता है, वो अपनी राशि से कहां बैठा है, ये भी देखा जाना चाहिए। आप सब देखते ही होंगे, लेकिन एक बात थी तो मैंने आपको बताई। तो मेष के लिए सारी स्थितियां अच्छी हैं। लग्न के जो मेष लग्न है, एक त्रिकोण यानी 5वां भाव और दूसरे त्रिकोण यानी 9वें भाव में बैठे हैं। तो 5वें के स्वामी होकर 9वें में बैठे, वहां पर कारक हैं। उनकी एकमात्र दृष्टि है जो 7वीं दृष्टि होती है सूर्य की, और वो देख रही है तीसरे घर पर। तीसरा घर हमारे भाइयों का, हमारे मित्रों का, हमारे कर्म का, हमारे प्रयास का, हमारी कोशिशों का है, और वहां उनकी मित्र दृष्टि है। तो स्थितियां बहुत सुंदर हैं। प्लेसमेंट के हिसाब से भी देखें, पिता के सुख बढ़ने के हिसाब से, धर्म का सुख बढ़ने के हिसाब से, आनंद प्राप्त होने के हिसाब से, पोते पोतियों का भी भाव से भाव 5वें से 5वें के हिसाब से देखें तो हमारी सोच समझ, हमारी प्लानिंग, हमारे संतान, हमारी विद्या को भी कुछ हद तक ये बिलोंग करता है। तो संतान के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, पिता के लिए, धर्म के लिए, सोच समझ के लिए, प्लानिंग के लिए, एफर्ट्स के लिए, प्रयासों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो मेष के लिए ये बहुत शुभ
परिवर्तन है, इस गोचर का उन्हें बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की स्थिति है कि वो अष्टम भाव में बैठेंगे। 8वें घर में जब सूर्य जाते हैं तो वो थोड़ी सी समस्या आंखों की भी देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। परिवार से, कुटुंब के साथ तालमेल की थोड़ी दिक्कत आते हैं, थोड़ी धन की भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव भी है। चौथे घर यानी सुखों के घर के वो स्वामी बनते हैं, और सुखों का स्वामी बनकर के वो 8वें घर जाता है तो सुखों की हानि होती है। माता जी पर तनाव दबाव देखता है, मातृभूमि से दूर जाने के योग बनते हैं, परेशान होने के योग भी देखने में आते हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ लग्न के लिए स्थिति अच्छी नहीं, ना दृष्टि के हिसाब से अच्छी है, ना भाव के हिसाब से अच्छी है, ना ही सूर्य का प्लेसमेंट। तो ऐसी खराब स्थिति में गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और संभव हो तो सूर्य के बीज मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ये उपाय आप करते रहते हैं तो आपको कम से कम कष्ट की स्थितियां होगी। वैसे भी गोचर में चौथे, 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह जाते हैं वो अधिक शुभ फल नहीं देते, या बुरा फल ज्यादा देने की उम्मीद बढ़ जाती है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए अब मिथुन लग्न की स्थिति क्या है। मिथुन लग्न पर ही उसकी पूर्ण दृष्टि है और 7वें भाव में धनु राशि में बैठा है। अब 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, और वहां सूर्य का होना अधिक शुभ योग नहीं बनाता। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति आ सकती है। लगन पर दृष्टि मित्र पड़ती है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि लगन पर पड़ना भी हमारे सौंदर्य को, हमारी इमेज को, हमारी व्यक्तित्व को थोड़ा सा खराब करती है। ये भी एक बड़े कमाल की चीज है। किस घर का स्वामी है? तीसरे घर का। अब तीसरा घर में एक विशेष बात समझिए, वो क्या है कि वो भाव से भाव को हम देखते हैं तो अष्टम भाव से अष्टम भाव हो जाता है तीसरा घर। जब अष्टम भाव से अष्टम भाव हो जाता है तीसरा घर, इसका अर्थ हो जाता है कि वो मृत्यु कारक भी होता है, मृत्यु दे सकने में भी सक्षम होता है। तो इस तरीके से, इस लिहाज से मिथुन मानव के लिए कोई बहुत शुभ योग नहीं है, बुरा नहीं है पर बहुत शुभ नहीं है, एक एवरेज स्थितियां हैं। पारिवारिक जीवन के कलह को संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसे संभाल लेते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। कर्क लग्न की बात करते हैं तो दूसरे धन भाव का स्वामी होकर 6ठे घर में चला गया। कुटुंब का स्वामी है, व्यवहार का स्वामी है, हमारी भाषा का स्वामी है। कहीं ना कहीं ये आंखों को भी दिक्कत देगा, खासतौर पर सीधी आंख को, उल्टी आंख को को भी समस्या देगा। कुटुंब के साथ व्यवहार मिलने में समस्याएं आएंगी, क्षमा। तो कुटुंब के साथ व्यवहार मिलने में भी थोड़ी सी समस्याएं देखने में आएंगी। और जो प्लेसमेंट के हिसाब से अब हमें क्या हो रहा है, धन में भी दिक्कत होगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी 6ठे घर में चला गया। हमें कुटुंब से तालमेल में दिक्कत होगी, और 12वें घर पर इसकी दृष्टि है तो खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन सूर्य का 6ठे घर में आने का लाभ भी होता है, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, या ऐसे एडिशनल सोर्सेज से भी पैसा कमाता है जिसमें शत्रुओं की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उनकी समस्याओं को आपस में मिलकर सॉल्व करके हम कुछ पैसा बनाएं। ऐसी भी स्थितियां आती हैं। तो कर्क के लिए स्थिति एक एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन तो अब लगन के ही स्वामी हैं, और लगन के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। तो लग्नेश का त्रिकोण में बैठना भी अपने आप में शुभ है। पंचम भाव में बैठने के कारण ठीक है, संतान के साथ कोई समस्या नहीं। 11वें घर आमदनी के घर पर इसकी स्थिति दृष्टि के हिसाब से आ रही है। अब 11वां घर आमदनी का है, आमदनी इंप्रूव होगी, सेहत इंप्रूव होगी, व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, संतान से संबंधित लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको लाभ देखने में आएगा। तो ये स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन आमतौर पर पंचम में अगर आपकी कुंडली में अकेला सूर्य है तो थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा देखने में आती। कोई और ग्रह साथ में जैसे बुध वगैरह तो इतनी समस्या नहीं होती। तो सिंह लगन वालों के लिए ये स्थितियां अच्छी हैं। आपको आमदनी से संबंधित, आपको ज्ञान से, बुद्धि से, संतान से, अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उस लिहाज से आपके लिए फायदेमंद है। इसमें कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखता, लाभ ही लाभ है। कन्या लगन के लिए 12वें घर के स्वामी होकर के बैठेंगे चौथे घर में। अब 12वां घर हमारे खर्चों का बुरा घर। अब 6, 8, 12 के स्वामी जिस घर में बैठते हैं उस भाव को भी कमजोर करते हैं। चौथा भाव है सुख, तो सुखों में कुछ कमी देखने में आएगी, तनाव देखने में आएगा, कुछ अनईजी फील करोगे, ऐसा देखने में आएगा कि मजा नहीं आ रहा है, अपनी इमेज को लेकर कुछ चिंता होगी, या कुछ काम बनते बनते से है तो कुछ बिगड़े से लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर अनईजी फील करने का योग बनेगा। माता जी के स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत प्रभावित यहाँ पर होगा, पर उसकी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे। दशम भाव पे दृष्टि का लाभ क्या होगा कि हमें जीवन स्तर को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेंगे।
वो अपनी जगह, लेकिन क्या टेंशन रहेगी, काम बनेगा कि नहीं, काम हो पाएगा कि नहीं। तो इस तरह के तनाव की स्थितियां भी देखने में आ सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर कन्या के लिए अच्छी स्थिति है। अब क्योंकि वो 12वें घर का स्वामी है, इसलिए थोड़ा सा नुकसान हमारे सुखों को आ रहा है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए ये प्लेसमेंट तीसरे घर में आएगा। तीसरा घर हमारे भाइयों का, हमारे सुख का, हमारे प्रयास का, हमारे एफर्ट्स का, हमारी कोशिशों का है, अच्छी स्थिति है। और 11वें घर का स्वामी, अब 11वें घर का स्वामी है यानी आमदनी। आमदनी कहां से आएगी, जब हम कर्म करेंगे। बैठा कहां है, कर्म के घर में। अच्छा, कर्म करेंगे तो आमदनी होगी, और उसकी दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान पर। कर्म करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आमदनी होगी। अगर हम नीचे से शुरू कर देते हैं तो कर्म करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपकी आमदनी इंप्रूव होगी। हर तरीके से, प्लेसमेंट के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से बहुत शुभ है। पिता के साथ तालमेल, धर्म के बढ़ने का योग, आपके कॉन्फिडेंस के बढ़ने का योग, आपके प्रयासों का योग, भाई बहनों से अच्छे तालमेल और आमदनी, सब कुछ यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुभ है, किसी तरह का कोई नुकसान होता वो नहीं दिखता। अब बारी आ जाती है वृश्चिक लगन की। अच्छा, वृश्चिक लगन की स्थिति है कि वो दूसरे भाव में आएंगे। दूसरे भाव में भाषा को भी संभालते हैं, आंखों को भी संभालते हैं, धन का और कुटुंब का तो है ही। कहीं ना कहीं भाषा में थोड़ी कठोरता और आंखों से संबंधित तनाव बढ़ता है, सीधी आंख का खासतौर पर। तो अगर हम इन चीज को थोड़ा संभालें, अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी भाषा को थोड़ा सा समझें, तो कम से कम तकलीफ होगी। दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी अपने से त्रिकोण में है, ये अच्छी स्थिति है। धन भाव में ये अच्छी स्थिति है, तो धन बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगी, वो सारी ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, 8वें भाव पे दृष्टि अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा दृष्टि के दृष्टिकोण से खराब है। 8वां भाव से हमें क्या है, कमर से संबंधित पोर्शन में हमें तकलीफें देखने में आ सकती हैं। तो मिला जुला असर है, कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, और थोड़ा बहुत दृष्टि के कारण थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन लमसम बहुत बढ़िया है जिनके लिए भी। उपाय, गाय को गेहूं की रोटी और गुड़, तांबे के बर्तन से सूर्य देवता को जल चढ़ाना, और एक उपाय ये भी कर सकते हैं, आप ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये अच्छा उपाय है, इसे आप कीजिए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं धनु लगन की। लगन में ही सूर्य देवता बैठेंगे। अब जब भी लगन में सूर्य बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सौंदर्य में कोई ना कोई कमी, आंखों से संबंधित कोई ना कोई कमी, वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी तरह की कुछ खींचतान जरूर आती है, और पूर्ण दृष्टि भी उनकी पड़ रही है वैवाहिक जीवन के घर पर। तो थोड़ा सा शादीशुदा जिंदगी को संभाल लें, थोड़ा एडजस्टमेंट देखें, थोड़ी ईगो, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, जिसके कारण ये तनाव देखने में आएगा। भाग्य का स्वामी होकर के वहां बैठता है, तो पिता के साथ तालमेल की स्थितियां, धर्म की स्थितियां, भाग्य का इंप्रूव होने का योग, ये सब कुछ मिलेगा। और जब ये इंप्रूव होगा तो जहां जहां का वो कारक होता है, यानी दशम भाव के लिए भी अच्छा होगा, स्टेटस, पोजीशन, रुतबा, 9वें घर के लिए और लगन के लिए। कुल मिलाकर धनु के लिए स्थितियां अच्छी हैं। थोड़ी सी पारिवारिक जीवन को आप संभाल लें सहज रूप से तो बात बन जाएगी। मकर लगन के लिए 12वें घर में बैठते हैं। अब 12वां घर भी अच्छा योग नहीं बना रहा है, ये ठीक नहीं है, और इसमें आंखों को भी तनाव देखने में आएगा, खर्चे भी ज्यादा होंगे, कुछ कानूनी तरीके के खर्च होंगे, जिसमें गवर्नमेंट से संबंधित कुछ पेनल्टीज आपको देखने में आ सकती हैं। शत्रु विजय का योग है, लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे। 8वें घर का स्वामी होकर के वहां जा रहा है, मतलब बहुत पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। 8वां घर हमारी सेविंग्स के लिए भी है, कुछ ऐसी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जिसके रिजल्ट्स बाद में आपको अच्छे समझ में आए। अष्टम भाव का स्वामी अगर 6ठे या 12वें घर में जाए तो ये भी विपरीत राजयोग का एक साइन होता है, तो ये अच्छा योग है, ठीक है। इतने सबके बाद भी एक एवरेज फलदायी यहाँ पर बन रहा है, बहुत ही शानदार नहीं है, एक एवरेज है। आपको उपाय पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो उसे करेंगे तो आपको लाभ होगा। कुंभ लगन की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ लगन की क्या स्थिति बनकर आ रही है कि आमदनी के घर 11वें घर में बैठते हैं और पंचम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि है। आमदनी के लिए बहुत अच्छा, नॉलेज, ज्ञान, सही मौके पर सही फैसला, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, पढ़ाई लिखाई, संतान, हर लिहाज से वो बहुत अच्छा है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छा प्लान करोगे, अच्छा इंप्लीमेंट करोगे, तभी आपको इनकम आएगी। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ गई, और जब ये स्थितियां ठीक हैं तो क्या है, वो 7वें घर का स्वामी है।
अब 7वें घर का स्वामी भी अपने से 5वें घर में जा रहा है, ये अच्छी स्थिति है। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी, तालमेल के हिसाब से भी, सुख के हिसाब से भी, संतान के हिसाब से भी, हर लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति है। कुंभ को किसी तरीके की कोई परेशानी होने का यहाँ योग नहीं बनता है। मीन लगन की बात करते हैं तो दशम भाव में बैठते हैं, बहुत अच्छे, कोई समस्या नहीं। दशम भाव में बैठना इनके लिए शुभ है, इनके लिए आनंदमय है, बढ़िया है। और यहाँ से इसकी पूरी दृष्टि चौथे घर पर आती है, तो ऑन दी होल ये दृष्टि भी आपको सुख देने वाली है। दशम भाव में बैठना, वहां दिग्बली भी होता है, वहां पे कारक भी होता है, इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। छठे घर का स्वामी, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, शत्रुओं को जीत लेना, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। लाभ होगा, इसका कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा। और शत्रुओं के थ्रू अपने अपोनेंट्स को हरा करके पैसा कमाना या उनके काम उनसे ले लेना, ऐसा भी देखने में आएगा कि आपके प्रयास सफल हो गए और शत्रु फेल हो गए। तो मीन के लिए भी बहुत फायदेमंद योग है, किसी तरह का कोई नुकसान इन्हें नहीं होगा। इन्हें धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और खास तौर पर सरकारी तंत्र में इनकी पहुंच बहुत बढ़ जाएगी, जिसका इन्हें लाभ आगे के जीवन में भी देखने में आएगा। तो ये हो जाती हैं सारी लगने जिनके ऊपर हमने अभी चर्चा कर ली। जहां जरूरत थी उपाय की, वो उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी कि क्या करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।